बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अनदर टॉपिक। वो टॉपिक हमारे पास हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में यानी नेचर ऑफ एटम के बारे में उसने डिस्कस किया था। उसने कहा था कि एटम के सेंटर के अंदर कॉन्सेंट्रेट मास मौजूद होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो उसके मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स ने क्या कहा था कि आपके पास क्या है, एटम के न्यूक्लियस यानी एटम के सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। उसके अंदर क्या मौजूद है, डेंस कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल, यानी आपके पास क्या मौजूद है, पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पर मौजूद हैं जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन उस पर कुछ एतराज़ात उठे कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लॉस करता रहेगा, और एक वक्त एक ऐसा भी आएगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह रदरफोर्ड ने अपनी जो एटॉमिक मॉडल था उसको किससे कंपेयर किया था, सोलर सिस्टम से। कि इसमें सोलर सिस्टम में क्या होता है, इस सन के इर्द गिर्द जो प्लेनेट मूव कर रहा है, इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो चार्ज लेस होते हैं, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, चार्ज पार्टिकल था। तो इस वजह से चार्ज पार्टिकल जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो अपनी एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के करीब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं होता। दूसरी यही था कि जब वो कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहा है, कंटिन्यूसली ये मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिसमें जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन हकीकत में वो क्या होता है, एक्चुअल के अंदर होता है, एक्चुअल के अंदर वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है यहाँ तक। तो रदरफोर्ड इन दो पॉइंट्स के जवाब नहीं दे पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसी दो पॉइंट को एक्सप्लेन किसने किया, एक अनदर साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यानी बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, किसको, इन्हीं पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किए थे। यानी जो रदरफोर्ड उसे जवाब नहीं दे पाए उसको किसने एक्सप्लेन किया, बोहर या नील बोहर ने उसको एक्सप्लेन किया और उसने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने चाह रहे हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखें बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये क्या है, इन्होंने जवाब दिए, इन्होंने एक्सप्लेन किया है किसको, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर जो उसके डिफेक्ट्स थे या जो ड्रॉबैक्स थे उसको एक्सप्लेन किसने किया, नील बोहर ने। नील बोहर ने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि उसके अपने हुए अल्फाज या उसके अपने हुए लिखे हुए अल्फाज। पहला पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर यहाँ तक क्या हो रहा है, ये तो उसने भी कहा था, रदरफोर्ड ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस। क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट क्या है, फिक्स डिस्टेंस के साथ किसी से, फ्रॉम द न्यूक्लियस विद द डिफिनिट एनर्जी, और साथ में क्या लिखा था, विद डिफिनिट या फिक्स्ड, विद डिफिनिट वेलोसिटी। क्लियर यहाँ तक। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के करीब किसी भी शेल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर सकता है। लेकिन रदरफोर्ड के नील बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व तो करता है किस चीज़ के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन क्या है, फिक्स डिस्टेंस के साथ। यानी तो ये डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से क्या होगा, वो फिक्स्ड है। साथ में क्या है, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वेलोसिटी भी क्या है, फिक्स वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी क्या है, फिक्स्ड है।
क्लियर है यहाँ तक। और वो क्या है, उसकी फिक्स्ड एनर्जी के साथ, यानी ये जिस एनर्जी के अंदर मूव कर रहा है वो भी क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है। क्लियर है यहाँ तक। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कुछ और होगी। क्लियर है यहाँ तक। यानी हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्बिट है। अब जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, वो भी फिक्स्ड होगी। और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। यहाँ तक क्लियर है। मतलब ये है कि जो फर्स्ट शेल की फर्स्ट एनर्जी आपके पास क्या है, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन जो सेकंड की जो एनर्जी होगी वो उससे क्या होगी, फर्स्ट शेल हमारे पास क्या है, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे क्या -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो उसने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स्ड है। यानी जिस तरह वो मूव कर रहा है, कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, यानी न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल या न्यूक्लियस सेकंड शेल या न्यूक्लियस से थर्ड शेल, उसकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। यानी हर इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो वो इस यहाँ पर मूव नहीं कर सकता पहले वाली एनर्जी के साथ। क्लियर यहाँ तक। और तीसरा उसने क्या कहा था कि हर शेल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस फिक्स्ड एनर्जी के अंदर ही रिवॉल्व कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन हर शेल के अंदर क्या कर सकता है, मूव नहीं कर सकता, रिवॉल्व नहीं कर सकता। हालांकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर सकता है, लेकिन नील बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी लेवल के अंदर या हर शेल के अंदर मूव नहीं कर सकता, बल्कि इलेक्ट्रॉन उस ही शेल के अंदर मूव कर सकता है, उस ही ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकता है जो उसके लिए क्या है, फिक्स्ड है, जो उसकी एनर्जी के मुताबिक है। एनर्जी यानी जो इसकी एनर्जी होगी उसी में मूव कर सकता है। अगर उसकी एनर्जी 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो मतलब ये है कि उसी के अंदर मूव कर सकता है, बाकी दूसरों के अंदर ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा था किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर सकता है। लेकिन नील बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया कि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव तो कर रहा है लेकिन फिक्स डिस्टेंस के साथ है, और साथ में क्या है, फिक्स उसकी एनर्जी है और फिक्स उसकी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ये उसे क्या था, पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट क्या है, As long as electron remains in appropriate orbit, it neither loses nor gain energy. Hence, each orbits have fixed energy level. However, the energy of the orbit increase with increased distance from the nucleus. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा, क्या बस एक आपके पास क्या है, एक एटम है, ये इसके पास क्या है, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, आपके पास क्या है, थर्ड शेल। उसने क्या कहा कि इसने शेल के नाम भी दिए। इस तरह आपके पास क्या है, फर्स्ट कर एन, मेरे पास क्या है 1, तो इसका मतलब क्या है के शेल, एन इज़ इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब क्या है एल शेल, एन इज़ इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है एम शेल, एन इज़ इक्वल टू 4, इस तरह क्या होगा एन शेल, इस तरह ओ शेल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उन्होंने ये भी बताया कि आपके पास के शेल की जो एनर्जी है वो अलग है, एल शेल की जो एनर्जी होगी, यानी फर्स्ट शेल आपके पास ये है, सेकंड शेल ये है, तीसरा शेल ये है। तो के शेल, फर्स्ट शेल के शेल, सेकंड एल, थर्ड एम। दूसरे के शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। इस तरह एल शेल की एनर्जी भी क्या है, फिक्स्ड है। तो उसने क्या कहा, वाइल रिवॉल्विंग, फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस शेल के अंदर मूव कर रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इस मोमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन नेदर लॉस नॉर गेन एनर्जी, ना ही वो एनर्जी को लॉस करता है ना ही वो एनर्जी को गेन करता है। समझिए इस पॉइंट को कि जब इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल के अंदर या किसी ऑर्बिट के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ना तो एनर्जी गेन कर सकता है और ना ही वो एनर्जी लॉस कर सकता है। इट्स मीन दैट कि इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी किस चीज़ की है, शेल की है। एनर्जी किस चीज़ की है, शेल की है।
क्लियर यहाँ तक। फर्स्ट कर मेरे पास क्या एक फार्मूला भी है कि आपके पास क्या एक फार्मूला है, एनर्जी का फार्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन। हमारे पास क्या है -13 पॉइंट, एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला क्या या लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला है -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है फार्मूला है, यानी हर शेल का एक अपना क्या है, अपनी एक एनर्जी है, ठीक है। तो इस एनर्जी को किससे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ फर्स्ट शेल है तो इस फार्मूले से। जेड आपके पास क्या है प्रोटॉन होता है, एन आपके पास क्या है शेल नंबर है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें ये है, ठीक है, कि दूसरा पॉइंट ने क्या दिया था, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अप्रोप्रिएट ऑर्बिट इट नाइदर लॉस नॉर गेन एनर्जी, हिंस each orbit have fixed energy level, however the energy of the orbit increase with increased distance from the nucleus। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, within क्या द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। किसकी यहाँ पर बात हो रही है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट बात हो रही है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ये समझिए पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होती है जब उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस जब बढ़ता है तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर यहाँ तक। ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो मेरे पास इस फार्मूले के तहत फर्स्ट शेल मेरे पास एन का मतलब क्या है तब -13.6। अगर ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, क्योंकि नील बोहर का जो मॉडल है वो एप्लीकेबल है इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जेड मेरे पास क्या होगा 1 होगा। सर मेरे पास फर्स्ट शेल की बात हो रही है -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड के पास एक इलेक्ट्रॉन एक स्क्वायर 1 ही होता है, सर 1 फर्स्ट शेल है तो इनकी जगह क्या है फर्स्ट आएगा, इससे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरह इस फार्मूले के अंदर अगर मैं दूसरे शेल की बात करता हूँ तो 1 वही रहेगा, 2 यहाँ पर डिवाइड होगा, इस तरह क्या होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे शेल की मेरे पास क्या है एनर्जी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। इस तरह तीसरी की क्या हुई -1.5 के समथिंग इसकी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। क्लियर यहाँ तक। इससे मतलब ये है दूसरे पॉइंट के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो क्या करता है अपने सर्कुलर पाथ के अंदर जब वो मूव करता है तो वो क्या करता है ना ही एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को लॉस करता है। क्लियर यहाँ तक। फर्ज करें कि के शेल के अंदर, एल शेल के अंदर, एम शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन दे कैन नाइदर गेट एनर्जी नॉर लॉस एनर्जी, ना ही वो एनर्जी को लॉस कर सकते हैं ना ही वो लॉस गेन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जितनी डिस्टेंस बढ़ती है, फर्ज करिए फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, जितनी वो डिस्टेंस इख्तियार करता है न्यूक्लियस से उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ती है। क्लियर यहाँ तक। ये बात देखें -13.6 माइनस के अंदर है तो एक छोटी वैल्यू है, इसकी एनर्जी क्या है कम है, यानी फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या है माइनस में है। तो दूसरे शेल के अंदर उसकी एनर्जी कितनी है -3.4 हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी क्या हो गई बढ़ गई, लेकिन माइनस के अंदर है, इसलिए हम क्या कहते हैं पर सिर एक के ऊपर 13 रुपये कर्ज हैं, दूसरे के ऊपर 3 रुपये कर्ज हैं, तो ज़्यादा कर्ज किसके ऊपर है पहले वाले के ऊपर। क्लियर यहाँ तक। तो 13.6 ये क्या है माइनस के अंदर वैल्यू है, तो ये क्या है इसकी एनर्जी कम है। जिस तरह न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, न्यूक्लियस से शेल की दूरी बढ़ती जाती है, इस तरह शेल की एनर्जी क्या होती है बढ़ती जा रही है। फिर अगर तीसरे शेल की बात करें तो तीसरे शेल के अंदर एनर्जी क्या हो रही है और कम हो रही है, और बढ़ रही है -1.5। इस तरह अगर चौथे शेल की बात करते हैं तो चौथे शेल के अंदर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी रह जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी न्यूक्लियस से शेल दूर होता जाता है, ऑर्बिट से दूर होता जाता है, तो उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। यानी क्या कह रहे हैं एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज विद इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाता है इतना ही क्या होता है उस ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन वो ना एनर्जी गेन करता है
ना एनर्जी लॉस करता है, लेकिन न्यूक्लियस से वो जितने फासले पर जाता है उतनी उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट, दोबारा एक्सप्लेन करूँ कि इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं है, बल्कि एनर्जी किस चीज़ की है, शेल की है। जितनी एनर्जी यानी जितनी आपके पास इलेक्ट्रॉन, जितने आप उसको एनर्जी देंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, उस ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट हम भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम, याद रखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइज। इस पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड। क्लियर यहाँ तक। अब क्वांटाइज्ड मतलब ये है कि क्वांटाइज्ड मतलब क्या है, फिक्स्ड अमाउंट अवेलेबल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर यहाँ तक। क्वांटाइज्ड मतलब क्या है कि ये ऐसा अमाउंट जो कि क्या फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड अमाउंट मतलब ये है, मैं बता देता हूँ कि आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द क्या है, शेल मौजूद है, ऑर्बिट क्या है, मौजूद है। क्लियर यहाँ तक। ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। इस पॉइंट के मुताबिक, तीसरे पॉइंट के मुताबिक क्या है, क्वांटाइज्ड मतलब क्या है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जो कि किसके अंदर, फिक्स्ड अमाउंट के अंदर आपको अवेलेबल हैं। तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बस जो शेल है इसके एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिक्स है। क्लियर यहाँ तक। एंगुलर मोमेंटम मतलब ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो मूव कर रहा है, पर आपके पास क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है। क्लियर यहाँ तक। ये आपके पास न्यूक्लियस है, सेंटर है, इसी डिस्टेंस क्या है, r, वो इस तरफ भी मूव कर रहा है, वो इस तरफ भी मूव कर रहा है, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, और चार्ज आपके पास क्या है, m है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले ये बता दूँ क्या बस क्या है, क्या बस इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर मूव करता है जो कि क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर NH/2π का मतलब ये है कि n आपके पास क्या है, n आपके पास क्या है, इंटीग्रल नंबर है। n आपके पास क्या है, इंटीग्रल नंबर आपको नज़र आ रहा है। n व्हाट इज़ n, n इज़ इंटीग्रल नंबर। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है MVR का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसको समझा दूँ थोड़ा। NH का मतलब क्या है, n इंटीग्रल है। इंटीग्रल मतलब N1 हो सकता है, N2 हो सकता है, N3 हो सकता है, N4 हो सकता है। अब जो भी ये n के वैल्यूज़ हैं, जो इंटीग्रल नंबर है हमारे पास, हर एक के आपके पास क्या है, एनर्जी फिक्स्ड है। हर एक की एनर्जी आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। उसी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकता है जिसे क्या है, जो उसके एंगुलर मोमेंटम है, जिसका क्या NH/2π होना चाहिए। NH/2π का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल की बात कर, n=1, तो इसका मतलब ये है कि N1H मतलब फ्लांस कॉन्स्टेंट बाय 2π। क्लियर यहाँ तक। तो पहले शेल की जो एनर्जी होगी या जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, NH/2π। क्लियर यहाँ तक। दूसरे के फर्स्ट से n आपके पास क्या है, 2 है, तो इट्स मीन दैट n की जगह 2 आएगा, 2H/2π। इस तरह अगर आप फर्स्ट से n=3 है, ठीक है, तो इट्स मीन दैट 3H/2π। क्लियर यहाँ तक। ये क्या बताना चाहता है कि जो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। यानी जब आप शेल का नंबर बढ़ाएंगे, यहाँ पर n का मतलब ये भी है, n क्या डिनोट करता है, शेल नंबर। n क्या डिनोट करता है, शेल नंबर को डिनोट करता है। यानी और n आपके पास क्या है, इंटीग्रल है। फर्स्ट शेल यानी k शेल के अंदर मूव करेगा तो 1H/2π होगा। ठीक है, इस तरह L शेल के अंदर मूव करेगा 2H/2π होगा। इस तरह तीसरा शेल यानी n अगर 3 होगा तो N 3H/2π। इसी क्या है,
3h/2 इस n आपके पास क्या है, यहाँ पर n क्या है, शेल नंबर भी है और इसको क्या है, इंटीग्रल भी है, सही है। इस तरह पास क्या है, h क्या है, h क्या आपके पास है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास, ये हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं जो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस चीज़ का। फर्ज करें कि दूसरा शेल है, दूसरे शेल के अंदर मूव उसी जो आपके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, 2h/2 पाई दूसरे शेल के लिए। इससे अगर तीसरा शेल होगा तो क्या मतलब 2, इस n की जगह क्या लगाएंगे, 3 और h आपके पास प्लांक कांस्टेंट है और 2 आपके पास 2 पाई आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत कि एंगुलर मोमेंटम है क्या, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को शो किससे करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, r × p, ठीक है। यह के पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, किसके साथ, किस फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। उसका जो चार्ज मास है वो क्या है, m है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, उससे कुछ मास है और साथ में क्या है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और इसके पास क्या है, एक डिस्टेंस भी है जिसका नाम क्या है, इन न्यूक्लियस से सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो क्या होगा, कुछ रेडियस होगा, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या है, मास इलेक्ट्रॉन है, उसके मास है, साथ में वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मास है, कुछ वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और सेंटर से क्या है उसका रेडियस के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या है, रेडियस है। पी का मतलब क्या है, पर पी का मतलब है मोमेंटम, पी का मतलब क्या है, मोमेंटम। और पी का मतलब ये है कि L = R × पी का मतलब क्या है, मास बाय वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो L यहाँ पर क्या है, R मेरे अपनी जगह पर, ये हमारे पास देखिए वेक्टर क्वांटिटी, हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए क्रॉस हटाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, mvr, क्रॉस हटाने के बाद क्या होगा, साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब इनके दरमियान जो एंगल होगा, फर्ज करें अब बस ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अब बस क्या है, रेडियस, दोनों के अंदर एंगल कितना है, तकरीबन 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, L = mvr, साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो इसका mvr, ठीक है। इस तरह L किसके बराबर हुआ, L = mvr। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब ये है कि आप शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, आप बस जो एंगुलर मोमेंटम बराबर है mvr = nh/2 पाई। क्लियर है यहाँ तक। इसको लिखने की ज़रूरत है, वैसे मैंने बता दिया, ऐसा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे nh/2 पाई कैसे आता है, mvr का मतलब क्या है, L, L किसके बराबर है, mvr के बराबर है, वो किसके बराबर है, nh/2 पाई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास जो सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो तभी मूव कर सकता है जब उसे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2 पाई वो होगा, उससे मोमेंटम होगा। तो उसी के अंदर वो क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, वरना वो उसको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर शेल क्या है आपके पास, फिक्स्ड है, हर शेल आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। और हर शेल की एनर्जी आपके पास क्या है, फिक्स्ड होती है। इसीलिए जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकता है, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकता है, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा, सिर्फ उन्हीं इसके अंदर मूव कर सकता है जिसकी क्या है, मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, nh/2 पाई होगा। सिर्फ उन्हीं के अंदर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो nh/2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट है 2h/2 पाई, थर्ड ऑर्बिट है 3h/2 पाई, फोर्थ ऑर्बिट है तो 4h/2 पाई। इसके क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो उसी के अंदर वो मूव कर सकता है, बाकियों के अंदर वो मूव नहीं कर सकता।
क्लियर है यहाँ तक। तो तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, इसको मिटाते हैं, तीसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरे पास, व्हेन इलेक्ट्रॉन तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटाइज मतलब क्या है, फिक्स एनर्जी, ठीक है, and jump from lower energy orbit to an appropriate higher energy orbits. When it returns back to the lower energy orbit, it emits quantized energy called photon. अभी थोड़ी देर हमने पहले क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब वो अपने सर्कुलर पाथ के अंदर मौजूद होता है, रिवॉल्व करता है, तो वो एनर्जी ना हासिल कर सकता है, एनर्जी लॉस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशंस हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करता है कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको क्या दिया, कुछ क्वांटाइज या कुछ पैकेट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की। अब वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी अगर आप उसको उस अप्रोप्रिएट एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे जो एक शेल के अंदर वो मौजूद था, वो अगर एनर्जी हासिल करता है, वो क्या करता है, जंप करेगा दूसरे शेल के अंदर। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होती है मेरे पास, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, क्लियर है यहाँ तक। तो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह सेकंड शेल की कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह तीसरे शेल की एनर्जी क्या है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी क्या है, अप्रॉक्स एनर्जी है, क्लियर है यहाँ तक। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर मूव कर रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर आप क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, हर डिस्टेंस के ऊपर, यानी न्यूक्लियस से हर डिस्टेंस के ऊपर जो ऑर्बिट्स मौजूद हैं, हर ऑर्बिट की क्या है, एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। सिर्फ पहले शेल की एनर्जी क्या है, या पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, -13.6, दूसरी की ज़्यादा है -3.4, तीसरी की क्या है 1.45, इससे क्या है, ज़्यादा है। इससे अगर चौथा ऑर्बिट होगा तो इसे भी इस फार्मूले से आप निकालेंगे तो आपको पूरे ये वैल्यूज़ मिलेंगे। तो फर्स्ट शेल की यानी आपके पास क्या है, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड मतलब प्रोटॉन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ शेल हैं, ये क्या है, शेल, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो जो भी बस एटम है आप उससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है आपके पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 13.6, ये इसकी फर्स्ट शेल के अंदर इतनी इसकी एनर्जी है। फर्स्ट करें कि आप पहले शेल के अंदर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, आप उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट शेल आपको प्रोवाइड करते हैं +10.0, तो क्या हुआ 6.33 -3.6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 13.6 यहाँ पर है, इसकी एनर्जी आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब उसकी एनर्जी कितनी रह गई, -13.6, फिर भी इसकी एनर्जी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि -3.6 यहाँ पर कोई एनर्जी लेवल है जिसमें मूव कर सकता है। अब पहले कितनी, -13.6, आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो फिर भी क्या रहती है 3.6। अब 3.6 यहाँ पर कोई भी आपको ऑर्बिट नज़र नहीं आता, देर यहाँ तक क्या नज़र नहीं आता, 3.6 आपको कहीं भी आपको नज़र नहीं आता। इट्स मीन दैट कि आपने जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की, आपने क्या कर लिया, जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को आपने प्रोवाइड कर दी, वो यहाँ पर कहीं भी मैच नहीं हो रही है। यानी ये -3.6 फर्स्ट ऑर्बिट की भी एनर्जी नहीं है, सेकंड ऑर्बिट की भी एनर्जी नहीं है, थर्ड ऑर्बिट की भी एनर्जी नहीं है। इट्स मीन दैट ये इलेक्ट्रॉन इसी पाथ के अंदर, इसी ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ये दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप नहीं कर सकता, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह आपके पास क्या है कि फर्स्ट आप क्या यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब 6 - 2 कितना हुआ 3.4। पहले आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड की तो किसी से मैच नहीं हो रही थी, तो इसको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने अप्रोप्रिएट ऑर्बिट के अंदर ही मूव करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन अपने एनर्जी कितनी 10.2 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड की, क्या है 3 - 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी क्या हो गई एनर्जी हो गई। अब ये एनर्जी आपने प्रोवाइड की 10.2, तो इट्स मीन दैट कि 3.-3.4 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद था फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद था, ये जंप कहाँ कर लेगा, सेकंड शेल के अंदर जंप करेगा। क्यों जंप करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी, आपने जो एनर्जी एब्जॉर्व की इलेक्ट्रॉन ने, वो सेकंड शेल से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, सेकंड शेल के बराबर इसी क्या है, एनर्जी है। तो अभी इसने जंप कहाँ कर लिया, दूसरे शेल के अंदर। अब ये दूसरे शेल के अंदर क्या होगा, रिवॉल्व करेगा। इसी तरह अगर आपने इस 13.6 को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, फ़र्ज़ करें आपने इसको +13.6 आपने प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स मीन दैट कि इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस से कितना जा रहा है, दूर जा रहा है। न्यूक्लियस से क्या और जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इस इन्फिनिटी के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की यानी उस एटम की क्या होगी, आयोनाइजेशन। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फ़र्ज़ करें कि -13.6 एक पहले इलेक्ट्रॉन की क्या थी, एनर्जी थी, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0, और वो कहाँ पर चला गया, इन्फिनिटी में। और इन्फिनिटी के ऊपर कहाँ पर जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन होगी। इसी तरह ये जो दूसरे ऑर्बिट के अंदर आपके पास जो एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। आपने अगर इसको -3.4 +3.4 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड कर दी, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। इसकी भी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी। मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी होगी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। यानी माइनस से कहाँ पर चला गया, 0 पे, इन्फिनिटी चला गया। और इन्फिनिटी के ऊपर क्या होती है, आयोनाइजेशन हो जाती है उस स्पेसिफाइड एटम की, ठीक है। इसी तरह बस -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। अगर आप इसको +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कहाँ पर चला जाएगा, इन्फिनिटी के ऊपर। और इन्फिनिटी के ऊपर उस एटम की क्या होती है, आयोनाइजेशन हो जाती है। मतलब यह है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। यानी न्यूक्लियस अब जितने डिस्टेंस के ऊपर जाते हैं, ये न्यूक्लियस है जितने डिस्टेंस के ऊपर जाते हैं, तो हर जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज़ होती जाती हैं। अब जितनी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अगर वो उसके एप्रोप्रिएट ऑर्बिट से मैच कर रहा है, तो उस ऑर्बिट के अंदर वो छलांग लगाएगा, जंप करेगा। क्लियर यहाँ तक। फ़र्ज़ करें 13.6 को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वो कहाँ पर आ गया, इस शेल के अंदर आ गया, यानी थर्ड शेल के अंदर वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन इज़ हाईली अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इज़ हाईली अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल। मेरे यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर सर ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी हासिल की, कहाँ पर जंप किया, इसने थर्ड शेल के अंदर इसने क्या कर लिया, जंप कर लिया। अब ये इस इलेक्ट्रॉन ने जहाँ पर जंप किया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इज़ हायर अनस्टेबल इन हाईली अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल, कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के अंदर हाईली अनस्टेबल होता है। यानी फ़ौरन इसने एनर्जी गेट कर ली, फ़ौरन इसने जंप कर लिया। अब जिसकी क्या है, हाई अनस्टेबल होता है, जैसे ही उसकी एनर्जी कम होती है वो दोबारा कहाँ पर चला जाता है, वापस अपने अप्रोप्रिएट ऑर्बिट के अंदर वो छलांग लगाता है। क्लियर यहाँ तक। पर फिर आपने क्या कर लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको आपने एनर्जी प्रोवाइड कर ली। क्या प्रोवाइड कर ली, कोई भी एनर्जी आपने किसको प्रोवाइड करी, एनर्जी आपने इसको दे दी। इसने एनर्जी एब्जॉर्व कर ली, उसने क्या कर लिया, जंप लगा लिया। पहले शेल से कितने शेल में, थर्ड शेल के अंदर इसने जंप लगाया। लेकिन जो इसने जंप लगाया है थर्ड शेल के अंदर, उस शेल के अंदर क्या है, हाईली अनस्टेबल है। यहाँ पर वो स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए जो एनर्जी उसने हासिल की वो एनर्जी जब लॉस करेगा तो दोबारा कहाँ पर चले जाएगा, फर्स्ट शेल के अंदर। अब जब ये दोबारा फर्स्ट शेल के अंदर जंप करेगा
तो ये यहाँ से क्या निकालेगा, कुछ एनर्जी निकालेगा, ठीक है। और ये एनर्जी आपके पास क्या होती है, यानी जितने उसने एब्जॉर्व कर ली उतने वो क्या करेगा, उतना वो रिलीज़ करेगा, किस फॉर्म के अंदर, फोटोन के अंदर, या उसको हम क्या नाम समझे, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और यही पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या करता है, ये जो स्पेक्ट्रम बनाता है, क्या बनाता है, ये जो स्पेक्ट्रम बनाता है वो स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। यही दो पॉइंट्स थे जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन नील बोहर ने उसी दो पॉइंट को एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट रदरफोर्ड के क्या था, उस पर जो एतराज़ था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो कंटिन्यूसली मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसका जवाब उसने क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन जब अपने शेल के अंदर रिवॉल्व करता है तो नया एनर्जी गेन करता है और नया एनर्जी लॉस करता है। क्लियर तक उसका जवाब इससे मिला। दूसरा क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो अपने शेल से, अपने एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन दोबारा एनर्जी लॉस करता है, ठीक है, और दोबारा कहाँ पर, अपने अप्रोप्रिएट शेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर वापस जब जंप करता है, तो जब उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं और किसी फॉर्म में निकलती हैं, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन की फॉर्म में निकलती हैं, जिसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। यही जो फोटोन निकलते हैं, यही क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये आपके पास क्या था, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे पिछले वाला पॉइंट NH/2 पाई, ये आपके पास क्या है, तीसरा पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एब्सॉर्ब सम क्वांटाइज्ड एनर्जी and jump from lower energy orbit to an appropriate higher energy orbits, when it return back to the lower energy of orbit it emit quantized energy। क्या है, quantized energy क्या कराते हैं, फोटोन कराते हैं। वो क्या करेगा, इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, वो स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम। इस पर जो इतराज़ात था क्या था कि जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, लाइन स्पेक्ट्रम। हालांकि एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम था, तो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों था, इस फॉर्म की वजह से। अब इस फॉर्म इसकी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम क्यों था, अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले शेल की एनर्जी -13.6 है, तो दूसरी कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पर, -13.5, फिर -13.4, इसी तरह होना चाहिए था। लेकिन यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है, तकरीबन -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। कितना है, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस कितना होना चाहिए था, -13.5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 12 पे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कितना है, -10.2 का डिफरेंस है दो ऑर्बिट्स के दरमियान। इस वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बन सकता। कौन सा स्पेक्ट्रम बन रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस। क्या कह सकते हैं हम, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस, यानी एनर्जी की डिफरेंस की वजह से जो स्पेक्ट्रम था वो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्लियर यहाँ तक। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया था, नील बोहर ने एक्सप्लेन किया था। किसको एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे उसको एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट कौन था, नील बोहर। और नील बोहर ने एक सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ इसको एक्सप्लेन किया। इस नेक्स्ट हम लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में और कुछ फार्मूलाज भी है, जिस तरह -13.6 × Z²/n²। इससे और भी फार्मूलाज हैं। इस तरह हमारे पास nth ऑर्बिट है हाइड्रोजन का, उसकी पूरी डेरिवेशंस हैं, ठीक है, उसके फार्मूलाज हैं उसके। इस तरह आपके पास कुछ दूसरे भी आपके पास डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर नील बोहर के, उसको भी हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।